हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका जो एनसीईआरटी चल रही थी थ्योरी की क्लास, उसका लेक्चर नंबर 5 है। मतलब कह सकते हैं आप क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपका आज होगा। यहाँ पर आपका जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं और वन्य जीव प्रणाली हैं, इन सबको आज हम देख लेते हैं किस प्रकार से इनका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है एनसीईआरटी में और कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बने हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसका एमसीक्यू भी करवाया जाता है। रात को 9 बजे एमसीक्यू होता है एनसीईआरटी का। आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे, अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं एमसीक्यू थ्योरी ये सब के फॉर्म में, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर और आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष। अब देखिए, ये आज हम जो वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, पक्षी, इन सब के बारे में जो अध्ययन करने वाले हैं, वही एनसीईआरटी में बता रहा है कि जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, घास होते हैं और पक्षियों को देखा है। उसको अब अलग अलग बारे में बता रहा है कि भारत में क्या है। भारत में भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। मतलब जो 12 विश्व के जैव विविधता वाले देश हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसमें से भारत एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। क्या 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने से आपका जो मेंस वाला टॉपिक होगा वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, किस प्रकार से लिखना है। एनसीईआरटी को बेस बनाकर अगर आप मेंस वाला टॉपिक लिखते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा। यह देश विश्व के 10वें स्थान और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर हम काबिज हैं। जो लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधों के अगर हम बारे में बात करते हैं, हम एशिया में चौथे स्थान पर हैं और विश्व में 10वें स्थान पर हम स्थान रखते हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे, याद रखेंगे किसने, 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का कितना परसेंट है, 6% हम रखते हैं। मतलब विश्व में अगर 100% फूल है तो हम 6% हम ही रखते हैं, याद रखेंगे। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं। जैसे कौन से बिना फूलों के पौधे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो बिना फूलों के हैं। जैसे फर्न है, शैवाल है जिसको एल्गी आप कहते हैं इंग्लिश में, कवक है जिसको आप इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा याद रखेंगे, फर्न याद रखेंगे, शैवाल जिसको एल्गी कहते हैं इसको याद रखेंगे, कवक, फंजाई भी याद रखेंगे, पाए जाते हैं। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं ताजे और समुद्री पानी की पाई जाती हैं। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, किसने, 89,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मछलियाँ ताजे समुद्री पानी की पाई जाती हैं, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है। अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, जैसे हर चीज़ आप देखते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो दिया जाता है, तो हमें जो प्राकृतिक, अगर देखिए दो चीज़ें होती हैं, कृत्रिम चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप गेहूं की बात करें, धान की बात करें, जो खेतों में उगाया जाता है तो वो कृत्रिम रूप से उगाया जाता है क्योंकि ये मनुष्य उगाता है। लेकिन जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती है, ये क्या करता है, ये प्रकृति के द्वारा दिया जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या होता है, लंबे समय तक प्रभाव मनुष्य का नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पतियाँ कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। कौन सी वनस्पति, अक्षत वनस्पतियाँ कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें हुई, फल हुए, बागान हुआ, वनस्पति हुआ का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। कौन सा, प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, ये याद रखेंगे। क्या आप जानते हैं वह वनस्पति जो मूल रूप से
भारतीय है उसे देशज कहते हैं। कौन कौन सा? वह जो प्राकृतिक रूप से, मूल रूप से, जैसे कुछ चीज़ें होती है जो क्या होता है मूल रूप से भारतीय, जैसे हम क्या कहते हैं कपास। कपास क्या होता है? कपास हमारे ही यहाँ हुआ डेवलप, और कहीं से नहीं आया, हमारे यहाँ से दूसरे देशों के पास गया, तो वो क्या है? वो देशज है। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें को विदेशज कहते हैं, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। तो याद रखेंगे वनस्पति जगत शब्द का अर्थ क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। अब यहाँ पर देखते हैं धरातल। अब देखिए धरातल के दो भाग होते हैं, जैसे एक भूभाग होता है, एक सॉइल, मृदा जिसको आप कहते हैं, वो होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ देखते हैं धरातल के कौन कौन से भाग। मेंस में इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब देखिए भूभाग क्या होता है? भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार और मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? याद रखेंगे हम क्या कर रहे हैं कि पर्वत में, पठार में और मैदान तथा शीतोष्ण कटिबंधों में एक प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या लगता है? धरातल के स्वभाव पर। जैसे क्या होता है, अगर दलदली एरिया है तो वहाँ मैंग्रोव वन उगेंगे, अगर आपका रेगिस्तान है तो कटीले वन उगेंगे। तो ऐसे ही जैसे जहाँ बारिश होती है वहाँ सदाबहार वन उग जाते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा धरातल पर भी उस पर वनस्पतियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे उपजाऊ भूमि प्रायः कृषि की जाती है और ऊबड़ तथा असमतल भूमि पर क्या होते हैं? जंगल। देखिए पहाड़ वहाड़ों पर ऊबड़ खाबड़ भूमि नहीं होते, वहाँ पर जंगल, घास के मैदान होते हैं जिन पर वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। तो घास के मैदान जिन पर क्या होता है? वन्य प्राणियों का आश्रय होता है। अब देखिए मृदा क्या करता है? विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जैसे जो विविध प्रकार के वनस्पतियों का क्या होता है? एक आधार होता है। मरुस्थल की बलुई मृदा, क्या याद रखेंगे? जो मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या याद रखेंगे? मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ होती है तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं नदियों का डेल्टा क्षेत्र, ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत से बहुत सी नदियाँ इधर आपकी निकल रही हैं, तो यहाँ पर डेल्टा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से पर्णपाती वन पाए जाते हैं? जहाँ पर डेल्टा, और जहाँ पर डेल्टा बना तो वहाँ मैंग्रोव भी बन पाए जाते हैं, लेकिन ये पर्णपाती भी वन। पर्वतों के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है शंकुधारी बन पाए जाते हैं। तो पर्वतों के ढलानों पर कौन से? शंकुधारी। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऐसे ही देगा। पहला स्टेटमेंट देगा नदियों के डेल्टा में पर्णपाती बन पाए जाते हैं, तो हाँ ये सही है। कहेगा ढलानों में शंकुधारी बन पाए जाते हैं पर्वतों के, तो हाँ। मरुस्थलों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, तो हाँ। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना होगा। अब देखिए जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे वनस्पति जगत पर? क्या होगा? तापमान देखते हैं। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। किसका? तापमान जैसे जहाँ होगा वहाँ पर। जैसे आप पहाड़ों के एरिया पर चले जाएंगे, आप महान हिमालय में, ट्रांस हिमालय में चले जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत ही रेयर केस में कहीं कहीं काई वाई मिल जाती हैं और कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? वनस्पति को के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय
ये से उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। किस में परिवर्तित करती है? उपोष्ण में परिवर्तित करती है, शीतोष्ण में, अल्पाइन में वनस्पतियों में ये परिवर्तित कर देती है। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए, अगर हम वनस्पति खंड देखते हैं कि अगर उष्ण में होता है तो औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 24 सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। जनवरी में ये 18 से कोई पालन नहीं होता है। उपोष्ण में 17 से 24। शीतोष्ण की जो वनस्पतियाँ होती है उसमें 7 से 17 होना चाहिए। क्या होता है? 7 से 17 होना चाहिए। अल्पाइन में क्या होता है? 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अल्पाइन में कितना होता है? 7 से कम होना चाहिए। जनवरी में -1 से कम हो जाता है और बर्फ़ भी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए सूर्य का प्रकाश क्या करता है। हम जलवायु देख लिए, अब सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान पर अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो याद रखें क्या कह रहा है? प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष गर्मी की ऋतु में क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। अक्षांश, समुद्र ऊंचाई, ये सब निर्भर करता है। जैसे हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा सघन वनस्पतियाँ हैं। जैसे हिमालय पर्वत है ना, तो ये अपना प्यारा भारत है, मान लीजिए ये यहाँ पर बना था, तो ये प्यारा भारत, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर कम वनस्पति है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वनस्पतियों की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब दक्षिण क्षेत्र में बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट में ये पूछेगा कि हिमालय का दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है? तो हाँ, पाई जाती हैं। करें क्यों पाई जाती है? क्योंकि जितना ऊपर आप देखेंगे, ऊपर यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है, तो नीचे थोड़ा सा अनुकूल जलवायु पाया जाता है। किसके? वनस्पतियों के लिए। न ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा ठंडी। वर्षण क्या होता है? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। देखिए, जो आगे बढ़ते हुए वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और जो पीछे हटते हुए वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं। अब देखिए, ज्ञात कीजिए पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियाँ क्यों है? ये क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियाँ क्यों है? अब यहाँ पर दो चीज़ें याद रखेंगे, यही दोनों चीज़ें आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है। कौन कौन सा? ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट। यहाँ पर ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, दक्षिणी ढलानों पर अधिक सघन वनस्पति है, और यहाँ पर याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलान की अपेक्षा सघन वनस्पतियाँ है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि इस साइड का जो ढलान है यहाँ पर वनस्पतियाँ कम सघन है। क्या करें? याद रखेंगे, कम डेंस है। और जो इस साइड याद रखेंगे, इस साइड ज़्यादा डेंस है। याद रखेंगे क्या? ज़्यादा डेंस है इस साइड की वनस्पतियाँ। अब यहाँ देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? तो वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब देखिए, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। कोई आपसे पूछेगा कि वन कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है वन। क्यों? क्योंकि बार बार इसको नवीकरण कर सकते हैं। एक बार काट दिए फिर लगा दीजिए, फिर काट दिए फिर लगा दीजिए, इसीलिए वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कहीं भी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है। मतलब आप नोट किया करिए कहीं पे कि वन कैसा है, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने की मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ लिखा गया स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। याद रखेंगे क्या नियंत्रित करते हैं? स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं,
मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं, ये याद रखेंगे। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार भी होते हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कई समुदायों को जीविका। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तापमान को नियंत्रित करते हैं। किसको किसको नियंत्रित करते हैं? पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं। क्या नियंत्रित करते हैं? ठीक है, तो ये वनस्पतियाँ और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। जहाँ पेड़ पौधे वहाँ ज़्यादा वर्षा, इसे मृदा को जीवाश्म में मिलता है, वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा को जीवाश्म में भी मिलता है, किसके द्वारा? इन्हीं वनों के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं इनके फायदे हैं ये सब, कि वनस्पति से क्या क्या मिलता है। अब यहाँ लिखा गया है भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आ गया है। कौन से? भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आ गया है। जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग उठी गई है, उद्योगों का ज़्यादा विकास हुआ है, शहरीकरण की परियोजनाएं विकसित हो गई हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था का कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। तो पशुओं के लिए चारे की जो व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए परियोजना कार्य, आपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों का पौधों लगाओ और उनकी देखभाल करो और कैसे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये 2003 का डाटा है, इसको नहीं याद रखना है। यहाँ पर अभी जो 2000 भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है, याद रखेंगे। कुछ अगम्य क्षेत्रों में को छोड़कर हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं परियोजना कार्य देखते हैं। किसी राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, ऐसा क्यों है? तो ये आपको करना है। अब देखिए क्या आप जानते हैं 2001 में वनों का क्षेत्रफल 20.55 था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? लगभग 24% से ऊपर है वनों का क्षेत्रफल। पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं क्या होता है। पृथ्वी पर पादपों और जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर पादप और जीव, पादप मतलब पेड़ पौधे और जीवों का जो वितरण होता है जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। जैसे रेगिस्तान में आपको ऊंट मिलेगा और यहाँ पर जो बर्फ़ का एरिया है वहाँ पर याक मिलेगा जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, या भालू मिलेंगे जो आपका बर्फ़ में रहते हैं, वो सब मिलेंगे। तो जलवायु प्रभावित करता है। किसी क्षेत्र के पौधों की प्रकृति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। कैसे? किसी भी क्षेत्र में पादप तथा प्राणी, ये याद रखेंगे, ये पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी एक पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। किसका भाग है? मनुष्य भी एक पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। कैसे मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। जैसे मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के प्रयोग करता है और मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। जैसे वह वृक्षों को काट लेता है, जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों में विलुप्त होने का भय होता है। क्या आप जानते हैं धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जियोम कहते हैं, बायोम कहते हैं। जियोम की पहचान पादप पर आधारित होती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जियोम की पहचान किस पर आधारित होता है, तो वो जीव जंतु भी दे सकता है, पादप भी दे।
तो जियोम की पहचान किस पर आधारित है? पेड़ पौधों पर आधारित होती है। वनस्पति के प्रकार क्या होते हैं? हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? कराह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हमारे देश में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पर्वतीय वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन आपको मिल जाएंगे ये केरला और साइड में, या आपका असम मेघालय साइड में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उत्तर भारत में पाए जाते हैं ये सब वन। कटीले वन और झाड़ियाँ ये रेगिस्तान के एरिया में पाए जाते हैं, सूखे एरिया में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन हिमालय में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा के आसपास के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए वनों के प्रकार। अब यहाँ लिखा गया है कि ये, अब देखिए यहाँ लिखा गया, अगर आपसे मैं पूछूं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए कहाँ जाते हैं, तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरला में बता रहा था, ये असम मेघालय एरिया जो है ये सब, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का एरिया, इस सब में पाया जाता है सदाबहार वन। ये हो गया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उत्तर भारत, ये देखिए उत्तर भारत का एरिया पूरा जितना है ये सब नीचे भी चले जाता है, सब पर्णपाती वन। सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन ही हमारे देश में पाया जाता है। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए पर्वतीय वन ये है, पर्वतीय वन आपका पाया गया है। अब पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन कहाँ पाया गया? तो ये देखिए मैंग्रोव वन यहाँ पर पाया गया है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो कटीले ये वाला देखिए एरिया कहाँ है? देखिए कटीले वन यहाँ पर, ये प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ पाया जाता है और यहाँ पर तो पाया ही जाता है। ठीक है, तो ये वनस्पतियों को देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर। आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु तट तक सीमित है। कहाँ पर? असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट तक ये सीमित है। ये लिखा गया है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब यही पूछेगा आपसे, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था कि कहाँ पर वर्षा कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं। मतलब यहाँ की ऊंचाई क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ क्या कर रहा है? चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र में रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ उगती हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर कौन से सभी प्रकार के वनस्पतियाँ उगती हैं सदाबहार वन में। वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएँ उगती हैं। वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई असर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने वाले निश्चित समय नहीं होता है। याद रखिए, वृक्षों में पतझड़ होने वाला निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। कौन सा? ये वन क्या रहते हैं? साल भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ जैसे वृक्ष है, जैसे आबनूस, जिसको एबोनी कहते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपका ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये कौन कौन से होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन कौन से हैं? आबनूस, जिसको एबोनी कहते हैं, महोगनी कहते हैं, रोजवुड कहते हैं, रबड़ कहते हैं और सिनकोना। तो ये सब किस में आएगा? इसी में आएगा। एक क्वेश्चन भी आया था, मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी का को क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लिखा गया है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो ये देखिए यही क्वेश्चन आपको डिटेल में यहाँ लिखा गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो रबड़ का संबंध किससे है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा गया रबड़ का संबंध किससे है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आंसर, मतलब जैसे जैसे थ्योरी पढ़ेंगे क्वेश्चन भी यहाँ देख लेंगे। अब यह रबड़ से है ना, देखिए इन वनों में सामान्य रूप से
जाने पाए जाने वाले जानवर हाथी होते हैं, पाए जाने वाले हाथी बंदर होता है, लैमूर होता है और हिरण होता है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले भी जीव पाए जाते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये कहाँ पर, जहाँ पर हमारे उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये एरिया में और एमपी में, तो ये सब एरिया में ये वन पाए जाते हैं। अब देखिए ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो ये याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन बना सकता है। जैसे इस बार क्या बनाया था, मिट्टी से बनाया था, कौन सी मिट्टी ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये याद रखेंगे, जो पर्णपाती वन है वो भारत में सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं। और उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब 70 भी हो सकती है और 200 में सेंटीमीटर। जैसे आप आगरा में देखेंगे तो आगरा में 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, और आप ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल में या बिहार के या गोरखपुर एरिया में, अगर यूपी में ही सिर्फ बात करें तो गोरखपुर में देखेंगे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, 200 पर पहुँच जाता कभी गए। तो इस प्रकार के वनों को वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। तो मतलब जब से गर्मी शुरू होती है, मतलब जो आपका वो आता है अप्रैल मई, मतलब मार्च अप्रैल, इसमें पत्तियां गिरा देते, नई पत्ती लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा है। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया गया। देखिए शुष्क जो पर्णपाती वन होते हैं इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा, एक आर्द्र में डिवाइड किया गया है, एक शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इनमें से आर्द्र या निम्न पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब ये याद रखने वाली चीज़ें हैं आपको, कि पूछ सकता है कि आर्द्र और नम्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होगी वहीं तो ये वन पाए जाएंगे। तो ये याद रखेंगे। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरपाद और प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों और पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर, जैसे सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि सागौन जो आपका होता है, जिसकी लकड़ी बहुत महंगी होती है, वो किस प्रकार का वन है, तो वो किस प्रकार का वन है, पर्णपाती वन की श्रेणी में आता है सागौन। अब देखिए बांस हुआ, साल हुआ, शीशम हुआ, चंदन हुआ, रवेर हुआ, कुसुम हुआ, अर्जुन हुआ, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब यहाँ पर हमने क्या बताया है, पर्णपाती दो प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती, एक शुष्क पर्णपाती। आर्द्र में 100 से 200 वर्षा होती है और शुष्क में 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये देखिए, ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे तो यही चीज़ें याद आएंगी। और कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं याद आता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद आएंगी आपको। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों पाए जाते हैं। विस्तृत में प्रायः सागौन होता है, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग पर कृषि का प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर कौन, सिंह, शेर, सूअर, हिरण, हाथी ये होते हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए ये भी पाए जाते हैं। अब देखिए कटीले वन और झाड़िया के बीच में बात करते हैं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में कटीले तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन से, प्राकृतिक वनस्पतियों में कटीले तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार के वनस्पति देश के पश्चिमी भागों में, कहाँ पर, देश के पश्चिमी भागों में पाई जाती है।
तो याद कहाँ पर, ये देखिए देश इधर पाई जाती है। जिसमें क्या होता है, जिसमें गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। जी आकाशीय खजूर जिसको पाम कहते हैं, यूफोरबिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजाति है। तो नागफनी तो आप जानते होंगे कैक्टस, ये यूकोरबिया, ये यूकोरबिया याद रखेंगे। हो सकता है कभी पूछ ले यूफोरबिया, यूफोरबिया, तो रबिया हो सकता है पूछ ले कि ये कहाँ पाया जाता है। तो यूफोरबिया कहाँ पर, यही पाया जाता है यहाँ पर शुष्क जहाँ पड़ पाती है। अब देखिए इन वनों में बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी होती है तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं, इनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। तो पत्तियां फैली होती है, पत्तियां प्रायः क्या होती है, छोटी होती है, जिसमें वाष्पीकरण की कम से कम हो सकता है। शुष्क भागों में झाड़ियाँ कटीले पादप पाए जाते हैं। कहाँ पर, शुष्क भागों में क्या पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्वतीय वन कौन से होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे क्या होता है, वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्ष शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ हुआ, देवदार हुआ, सिल्वर फर हुआ, स्प्रूस हुआ, सीडर आदि पाए जाते हैं। तो देखिए पर्वतीय वन में यही पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि ये वाले पर्वतीय वन कौन कौन से हैं। तो आप पाइन याद रखेंगे, चीड़ जिसको कहते हैं, देवदार याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, देवदार याद रखेंगे, स्प्रूस याद रखेंगे, सीडर याद रखेंगे। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने वाले हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दक्षिणी ढलान उत्तर पूर्वी भारत से अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। देखिए दक्षिणी ढलान या दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ देखिए प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घासों के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। तो याद रखेंगे कौन सी, अल्पाइन वनस्पति। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों की मुख्य वृक्ष है। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों का आकार छोटे होते जाते हैं। तो क्या कहते हैं, हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं तो इन वृक्षों का आकार क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका प्रयोग गुज्जर, बकरवाल, घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में क्या होता है, मांस होता है, लीचन घास होता है, टुंड्रा वनस्पति का भाग होता है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं पर लाल पंडा और घने फल वाले भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। तो ये याद रखेंगे। अब मैंग्रोव वनों के बारे में देख लेते हैं। देखिए मैंग्रोव वन है, जो लोग नए होंगे अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए मैंग्रोव वन होते हैं वो पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें
पानी में डूबी रहती है। ऐसे स्टेटमेंट बना के देगा कि मैंग्रोव वन कौन से होते हैं जिनकी मतलब कौन से ऐसे वन होते हैं जिनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, तो ये मैंग्रोव याद रखिए। जैसे गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है, यह वनस्पति मिलती है। तो कहाँ कहाँ पर देखिए मिल रहा है, ये कह रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है वहाँ भी मिलता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यहाँ भी ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा और इंगोर वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है और कछुआ, मगरमच्छ ये सब जानवर है, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हम औषधीय पादप देख लेते हैं। कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में मसालों भारत जड़ी बूटियों से विख्यात रहा है। आयुर्वेद लगभग 2000 पादपों का वर्णन है, कम से कम 500 निरंतर प्रयोग आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ, याद रखेंगे, विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं, 49 पादपों को विनिष्ट का खतरा है और भारत में ये। अभी देखिए सर्पगंधा क्या होता है। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन सा? सर्पगंधा। जामुन क्या होता है? पके हुए सिरका का बनाया जाए तो वायुसारी और मूत्रवर्धक है, इसमें पाचन शक्ति के गुण पाए जाते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज रोग में सहायता करता है। अर्जुन क्या होता है? ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज के में सहायता करता है और यह रक्तचाप की नियमितता को के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, तो ये मतलब ब्लड प्रेशर वोशर के लिए, तो ये याद रखेंगे। जामुन डायबिटीज में फ़ायदा करता है और ये सर्पगंधा ये भी ये तो रक्तचाप में मतलब बीपी ओपी में। अर्जुन ये भी। बबूल क्या होता है? पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हो, जैसे ऐसे लिख देगा सर्पगंधा जामुन लिखा है, ऐसा पेपर में आया हुआ है, जामुन लिखा है उसके नीचे सामने डायबिटीज लिखा गया है। नीम क्या है? जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम खांसी की दवा का प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा जो अल्सर होता है, दमा रोगों का प्रयोग होता है। इन पौधों की जड़ कली पाचन शक्ति में सहायता करता है, ये याद रखिए कचनार। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया है। अब यहाँ पर विचार कर, अब वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं तो क्या होगा, ये तो बताना ही। अब देखिए वन्य प्राणी, वनस्पति की भांति भारत में विभिन्न प्रकार के प्राणी भी धनी हैं, जहाँ जियो की इतनी मतलब 89,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कुल विश्व की 13% प्रजातियाँ और मछलियों की 2500 प्रजातियाँ हैं। विश्व की लगभग 12% भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। अब देखिए स्तनधारी जानवरों में जो हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल, असम और दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा, ये आप भारत में प्राणी नीचे ये याद रख लीजिएगा कौन कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, करें कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे अथवा ऊँट मिलते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चैंसिया, छोटा मिरग तथा विभिन्न जातियों के हिरण कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था, ये याद रखेंगे। अब देखिए, भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर हुआ, बाघ हुआ, दोनों पाए जाते हैं। तो भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों
का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। तो ये याद रखेंगे, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और हिमालयी क्षेत्रों में मिलते हैं। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं। बिल्ली जात के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं और अत्यधिक ठंड में जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसे होते हैं। इनका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। यहाँ लिखा गया नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधित्व जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर हुआ, बत्तख हुआ, तोता हुआ, मैना हुआ, सारस हुआ, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रवासी पक्षी क्या होते हैं। जैसे याम देखते हैं कि साइबेरिया से काफ़ी जब ठंडी के मौसम में इधर आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो वो देखिए भारत के दलदली भाग में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। तो कहाँ पर? कच्छ का रण साइबेरिया में से आते हैं सारस। और ये जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदरी, कालंगी और फ्लेमिंगिये हजारों की संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसला बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय देशों में भी यह एक है। ये क्या हमारी कीमती धरोहर नहीं है? यहाँ पर देखते हैं, आपका ज़्यादा नहीं है, एक ही पेज है। लिखा गया हमने अपनी जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग उनका चुनाव किया है, जिससे दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों में से चुने जाते हैं। जैसे जानवर हमें बोझा दे ढोते, मतलब ये जानवर के बारे में बताया गया है कि क्या क्या हमसे इनसे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखेंगे मछली से पौष्टिक आहार, मतलब सबको बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन मुख्य कारण लालची व्यापारियों और अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक असंतुलन का कारण है। तो याद रखेंगे अपने देश में पादप जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं। देश में 14 जीव मंडल निश्चय निश्चय मतलब क्या होता है? आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, मतलब वो उस समय का है, अब तो आगे बहुत ज़्यादा हो गया। 4 सुंदर बंगाल ये नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, नीलगिरी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखें। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ कहाँ है आरक्षित क्षेत्र, सुंदरबन है, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरे, ग्रेट मानस और सिमलीपाल, दिहांग, डिब्रू सैखोवा, अगस्ता मलाई, कंचन, पंचमढ़ी, अछत कमार, अमरकंटक। सन 1992 में सरकार द्वारा पादपों को वित्तीय और तकनीक सहायता देने की योजना बनाई गई थी। पादप उद्यानों को, जो पादप उद्यान है उनको वित्तीय सहायता प्रदान। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 89 नेशनल पार्क, 490 वन प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों, तंत्र और महत्व को समझना चाहिए। तब यह संभव है कि जब प्राकृतिक पर्यावरण अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। सिनकोना वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। सिमलीपाल जीवमंडल किस
है, तो ये सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में है। भारत में कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चय में लिए गए हैं, तो नीलगिरी भी है, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, मानस, ये है, सब कुछ है यहाँ पर, यहाँ लिखा गया है। देखिए, नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी की गणना विश्व के जीवमंडल निश्चय में की गई है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये संक्षिप्त वाले प्रश्न है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके वनस्पति जगत प्राणी जगत में अंतर बताइए, सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर बताइए, ये मेंस वाला जो क्वेश्चन होगा ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके बनेगा, पेपर पीसीएस के मेंस में। ठीक है, तो ये याद रखें, भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर के धनी क्यों है, तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए मानचित्र बनाना है उष्णकटिबंधीय, ये बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।